आज की इस मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हमारा पूरा फोकस भारतीय भू आकृति विज्ञान यानी इंडियन फिजियोग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने पर होगा। भूगोल की परीक्षाओं के नजरिए से देखा जाए तो ये टॉपिक एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। इस पूरे सेशन के सिलेबस को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक विकास, दूसरा भारत के 3 भूवैज्ञानिक विभाजन, उसके बाद उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान और आखिर में प्रायद्वीपीय पठार। आइए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक विकास। यहाँ हम अपने ग्रह के निर्माण की उस विशाल टाइमलाइन को समझेंगे। 4600 मिलियन वर्ष। भूगोल की तैयारी कर रहे हर छात्र के लिए इस विशाल आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी पृथ्वी की अनुमानित आयु है। लिटरली हमारी आज की पर्वत श्रृंखलाएं और मैदान रातों रात नहीं बने हैं। इन्हें विकसित होने में ये पूरा का पूरा विशाल समय चक्र लगा है। यह समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वी के अंदर काम करने वाले अंतर्जात बल और बाहर काम करने वाले बहिर्जात बल और उनके साथ टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, बस इन्हीं ताकतों ने मिलकर लाखों सालों में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को एक मूर्तिकार की तरह गढ़ा है। अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये भूवैज्ञानिक इतिहास इस विशाल भूखंड की वृहद संरचना का निर्माण करता है। अगर भारत के भौतिक स्वरूप को देखा जाए तो संरचनात्मक बनावट के आधार पर इसे 3 मूलभूत भूवैज्ञानिक विभाजनों में बांटा जा सकता है। यही 3 हिस्से हमारे देश के पूरे फिजिकल फीचर्स का बेस तय करते हैं। यहाँ अक्सर एग्जाम्स में एक बहुत ही क्लासिक सवाल बनता है। एक तरफ है हमारा प्रायद्वीपीय खंड या पेनिनसुला ब्लॉक, जो बेहद प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना है, बिल्कुल कठोर और स्थिर। और इसके ठीक अपोजिट हैं हमारे हिमालय, जो भूवैज्ञानिक रूप से बहुत युवा, कमजोर और लचीले हैं, क्योंकि इन पर आज भी टेक्टोनिक शक्तियों का असर हो रहा है। और यही कॉन्ट्रास्ट हमें इस मास्टर क्लास के तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे लाता है, उत्तरी पर्वत। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैली ये राजसी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच एक विशाल और अभेद्य दीवार की तरह खड़ी हैं। 2500 किलोमीटर। इस आंकड़े को नोट्स में हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। महान हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रृंखला भी कहते हैं, उसकी पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई यही है। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। पहाड़ों से तेजी से नीचे उतरती हिमालयी नदियों की इस युवावस्था को समझना भी बेहद दिलचस्प है। तेज बहाव के कारण ये नदियां बहुत अग्रेसिव होती हैं और चट्टानों को काटकर ऐसी गहरी वी आकार की घाटियां और शानदार झरने तराश देती हैं। पहाड़ों से थोड़ा नीचे दक्षिण की ओर आते ही हम सेक्शन 4 में एंटर करते हैं, उत्तरी मैदान। 1000 से 2000 मीटर ये गहराई मिट्टी की है। करीब 64 मिलियन वर्ष पहले हिमालय बनते समय जो एक बहुत बड़ा गर्त या डिप्रेशन बना था, उसे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों ने धीरे धीरे भर दिया। ये उसी अलूवियल डिपॉजिट की विशाल गहराई है। अब परीक्षा के लिए इन मैदानों का उत्तर से दक्षिण का क्रम एकदम रटा होना चाहिए। सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर पुराना जलोढ़ यानी भांगर और सबसे नया जलोढ़ यानी खादर। हर जोन में नदियों का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। झरझरे भाबर और पानी से भरे तराई क्षेत्र का ये डिफरेंस तो एग्जाम्स का फेवरेट है। भाबर की 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में नदियां भारी चट्टानों के नीचे गायब सी हो जाती हैं, लेकिन उसके ठीक दक्षिण में तराई की 10-20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यही नदियां फिर से सतह पर आती हैं और एक बहुत ही दलदली, नम और घने जंगलों वाला इलाका बना देती हैं। भांगर और खादर क्षेत्रों में पाई जाने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण ही ये उत्तरी मैदान जबरदस्त कृषि उपज देते हैं। इसी वजह से यहाँ आबादी बहुत घनी है और इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। फाइनली हमारा ये एक्सप्लेनर अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर आता है, प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का सबसे पुराना और स्थिर भूभाग है। उत्तरी मैदानों से करीब 900 मीटर ऊपर उठा हुआ ये प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिकोण जैसा दिखता है। इसका ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है और ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही ढलान तय करता है कि यहाँ की ज्यादातर बड़ी नदियाँ सीधे बंगाल की खाड़ी की ओर बहें। 2695 मीटर
ये ऊंचाई पश्चिमी घाट में मौजूद अनाईमुडी चोटी की है। इसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ एक और क्रिटिकल कंपैरिजन है। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे और लगातार चलने वाली श्रृंखलाएं हैं, जहां से कई नदियां निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट ऊंचाई में कम है और महानदी या गोदावरी जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने इन्हें बुरी तरह काट छाट दिया है, जिससे ये काफी असंतत और बिखरे हुए हैं। बार बार होने वाले उत्थान और फॉल्टिंग ने इस पठार को एक बहुत ही डायनामिक और विविधतापूर्ण धरातल दिया है। अनावृत चट्टानों का ये रूप साफ बताता है कि रिफ्ट घाटियां और ब्लॉक पर्वत जैसी आकृतियां इन्हीं जटिल जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा हैं। तो इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर गौर करते हैं। हिमालय सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक विशाल भू-पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में कैसे काम करता है। ये न सिर्फ मौसम को, बल्कि सदियों से हमारी संस्कृतियों को भी प्रभावित करता आ रहा है। मेंस एग्जाम के लिए ये एक बेहतरीन निबंध का विषय है। ये सवाल गहन विचार करने योग्य है। इसे जरूर एनालाइज कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।